नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ किरणकांत शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। आज उनसे कुछ सवाल होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस को लेकर जो स्थिति मौजूदा समय में है उसको उभारने के लिए, उसको उठाने के लिए कांग्रेस के नेता क्या कुछ कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी के ऑफिस में और हमारे से बातचीत करने के लिए। सर, अमूमन हमने देखा है आपको जब से कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अचानक आप राजनीति में शांत पड़ जाते हैं, फिर एकदम सक्रिय हो जाते हैं। अभी बीते दिनों हमने फिर आपको देखा कि आपने हरिद्वार में थाने के सामने धरना दिया। फिर अभी अचानक से आपकी मुलाकातें कुछ ऐसे नेताओं से हुई जो राज्य के दूसरे हिस्से के मुख्यमंत्री भी हैं। तो इस सक्रियता की वजह क्या है? क्या ये कह सकते हैं कि जो पड़ोसी राज्य हिमाचल में जो परिणाम आए हैं उसने कांग्रेस को या आपको कहीं ना कहीं बूस्टअप किया है? देखिए, परिणाम तो बहुत सुखद है, मंगलकारी है हमारे लिए भी, सारी लोकतांत्रिक ताकतों के लिए भी। हिमाचल ने एक बड़ी उत्साहपूर्ण निर्णय दिया है, तो उसके लिए हम सब हिमाचल की जनता जनार्दन के भी आभारी हैं और वहाँ के कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व पे भी आभारी हैं। और उसने मुझी को नहीं, सभी लोगों को, देश भर में जो दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं जो लड़ रहे हैं वर्तमान सेटअप से साथ, वो सब लोगों को उससे उत्साह मिला है और जनता को भी ये लगा है कि अब विपक्ष मजबूत होगा। रहा सवाल मेरी सक्रियता का, मैं तो हमेशा न सावन सूखा न भादो हरा, मैं तो जैसा हूँ वैसे ही हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी समय पार्टी की कुछ आवश्यकताएँ होती हैं तो उस अनुसार जाना पड़ता है। कभी कभी आपको अपने सामाजिक रिश्तों के लिए भी जाना पड़ता है। अभी मैं फिर जा रहा हूँ 2-3 जगहों जो है, ये करना पड़ता है। अब अभी दिल्ली जा रहा हूँ मैं, कल तक यहीं था आज, लेकिन अचानक कुछ शेड्यूल ऐसा आया तो जाना पड़ रहा है। तो इस तरीके की गतिविधियाँ रहती हैं। और फिर आप पार्टी जिसने आप में इतना इन्वेस्ट किया है, आपको इतना बढ़ाया है, उसकी आवश्यकता के अनुरूप आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपनी प्राथमिकता को पीछे रखना पड़ता है। मुझसे यदि कोई आज पूछे कि तुम्हारी दिली इच्छा क्या है, तो मेरी दिली इच्छा ये है कि अब मैं राजनीति से थोड़ा सा परे कुछ और चीज़ों में कंसंट्रेट करूं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ मैं जैसे क्या है अपने अनुभवों को लिखना चाहता हूं। आखिर मेरे बाद मेरे नाती पोते कैसे पढ़ेंगे कि हमारा दादा या हमारा नाना कैसा था करके, तो कुछ अपने हाथ से लिख करके जाएंगे, नहीं तो कौन लिखेगा। आज तो लोगों को, जब आप ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हों तब लोग आपके लिए लिखते हैं, तो आप जब सामान्य हैं तो आपको खुद ही अपने लिए कुछ लिख करके जाना पड़ता है। तो मैं उन चीज़ों पर कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, कुछ सामाजिक सरोकार हैं उन पर रखना चाहता हूँ, कुछ मेरे गांव के, मेरे ऊपर कुछ ऋण हैं उस धरती के, मैं उस गांव के लिए वस्तुतः कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं ला पाया हूँ। जाता तो हूँ मैं गांव लगातार, लेकिन यदि साल 6 महीने लगातार रहूँ तो बहुत सारी चीज़ों को मैं शुरुआत कर सकता हूँ ताकि एक नया प्रयोग कर सकूं। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे मन में करने को। मेरा अपना एजेंडा जो है सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट का बहुत बड़ा है, लेकिन समय देखना पड़ेगा, समय काल। ये 9 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। 9 राज्यों के चुनाव में यदि कांग्रेस अच्छा करती है और हम 5-7 राज्यों को जीतते हैं तो फिर उसके बाद कुछ फिर मंथन करेंगे, मनन करेंगे कि अब बस हो गया। क्योंकि कहीं न कहीं पे तो आपको विराम लगाना पड़ता है अपनी गतिविधियों पर, अपनी चहलकदमी पर। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हरीश रावत ये चाहते हैं कि जैसे अभी हिमाचल में परिणाम आए हैं, अब 9 राज्य के चुनाव होने जा रहे हैं, अगर उसमें कांग्रेस अच्छी स्थिति में आती है तो बार बार जो हम कभी देखते हैं आपका सोशल मीडिया पर या जिस तरह से अपने बयानों में आप राजनीतिक संन्यास की बात करते हैं, तो उस पर विचार जो है वो परिणाम देख करके या कांग्रेस के हालातों को देख करके आप करेंगे? कांग्रेस यदि अच्छी स्थिति की तरफ जाती दिखाई देगी, जीतने की तरफ, तो फिर देखो, वैसे भी कांग्रेस में बहुत सारे प्रतिभावान लोग हैं, हमारे राज्य के अंदर भी बहुत प्रतिभावान लोग हैं। अभी 40 के
आसपास के पीछे में बहुत सारे नौजवान हैं जिनमें बड़ी तड़फ है, जो एक अच्छे नेता हो सकते हैं। बल्कि हम लोगों को एक अच्छी स्थिति में पहुंचने में इतना टाइम लगा, उनमें से कई नेता तो ऐसे हैं लड़के जो अगले 5-6 साल के अंदर राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो उन सब लोगों को अवसर देना है, नई पीढ़ी को भी तो आखिर खड़ा करना है। तो वैसे तो हम चुनाव और राजनीति की बात कर रहे हैं और आपको देखकर तो बहुत सारे सवाल राजनीति के आते हैं, लेकिन क्योंकि आज ताज़ा मामला जो है वो भारत चीन बॉर्डर पर जो चल रहा है उसको लेकर है, तो उस पर एक प्रतिक्रिया चाहेंगे आपकी। क्या आपको लगता है जो स्थिति देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रत्येक मामले पर, चाहे वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो जो है चीन से ताल्लुक़ रखता हो, यहाँ तक कि जो हमारे द्विपक्षीय संबंध भी हैं उनको लेकर के भी हो, नेपाल से है, श्रीलंका से है, इन्होंने बहुत ताल्लुकात बिगाड़े हैं, बांग्लादेश से भी आज हमारे बहुत स्वाभाविक ताल्लुकात नहीं हैं, मगर हम केंद्र सरकार के साथ हैं। हम नहीं चाहते कि भारत की आवाज़ कुछ बटी हुई दिखाई दे। सीमा के सुरक्षा के मामले में तो विशेष तौर पर हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर एक चीज़ सरकार को बतानी चाहिए देश के लोगों को विश्वास में कि भाई चीन ने आखिर हमारी कितनी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। टुकड़े टुकड़ों में बातें खबर में आती हैं। गलवान घाटी के बाद जो है आज जो कुछ इधर हुआ है तवांग में, वो बहुत चिंताजनक है। और ये आइसोलेटेड केसेस नहीं है, ऐसे बहुत सारी जगहों पर चीन के विषय में कहा जा रहा है कि वो अंदर तक घुस आए हैं और वहाँ उन्होंने शेल्टर्स बना दिए हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। तो इन बातों पर एक श्वेत पत्र जो है केंद्र सरकार को जारी करना चाहिए, बताना चाहिए। हम चीन के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन वो अपनी सीमा की कीमत पर नहीं चाहते हैं। आज का भारत अब 1962 के भारत से बहुत आगे का भारत है। हम चीन को हर स्तर पर मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति के अंदर है। यदि चीन हमारी मुस्कुराहट को हमारी कमजोरी समझ रहा है तो वो मुगालते में है। अच्छा, वापस राजनीति की तरफ आ जाएं तो आपकी जो मुलाकात है बाकी दलों के नेताओं से जो होती रही है, और आपकी जो स्थिति है पार्टी में, किसी हिडन एजेंडे पर भी कोई काम, आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है? जिस तरह से भी आपने नीतीश कुमार से मुलाकात की, एकजुट करने की, इससे पहले भी कई नेताओं से ऐसी मुलाकात की है। नहीं, अब ये तो सब बातचीत चलती रहती है, तो सब काम चलते रहते हैं। अभी तो मैं जिस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ वो व्यक्ति भाजपा के एक बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन राजनीति के अंदर मेल मुलाकात तो चलती रहनी चाहिए। तो इन मुलाकातों का मायने क्या निकाले जाएं सर? राज्य के नेता आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आप कहीं जाते हैं, आप पोस्ट करते हैं तो उसको लोग पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, तो आखिरकार इन मुलाकातों का देखिए, नीतीश कुमार मतलब क्या है? उन लोगों में से है जो स्ट्रेट को स्ट्रेट कह सकते हैं, झूठ को झूठ कह सकते हैं। अब जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल हैं विरोध, कहते हैं भाजपा के विरोध में है जी, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा की मदद करते हैं, वो केवल कांग्रेस से लड़ते हैं। तो नीतीश कुमार जी से मैंने कहा ये समय आ गया है जब आप इनसे कहें भाई कांग्रेस से लड़ना है तो बताओ कांग्रेस ही से लड़ते हैं, और यदि भाजपा से लड़ना है तो फिर कांग्रेस से लड़ करके तुम भाजपा से लड़ने की ताकत को क्यों जाया कर रहे हो, क्यों गंवा रहे हो। और मुझे बेहद खुशी है कि नीतीश कुमार जी ने कुछ कहा भी है, अपने पार्टी की मीटिंग में कहा है कि भाई और उसी तरीके से अब कुछ लोगों से हम बातचीत करने जा रहे हैं कि भाई आप कम से कम भारतीय जनता पार्टी में तो लोकतंत्र की चिंता करिए। वहाँ तो लोकतंत्र गायब हो गया है। यदि सत्तारूढ़ दल में ही लोकतंत्र नहीं रहेगा, आंतरिक लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो भारत के अंदर लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा और खतरा क्या हो सकता है। तो जो भाजपा की आंतरिक स्थिति है वो लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंताजनक है। मतलब ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो हरीश रावत तमाम उन नेताओं के द्वारों पर जाकर के एक अलग यात्रा निकाल रहे हैं। आप पार्टी आला कमान ने कहा है कि आप इन नेताओं से मिलिए। नहीं, मेरी ये एक स्थिति इतने साल से राजनीति के अंदर है तो कुछ अपने कर्तव्य खुद भी निर्धारित करने पड़ते हैं।
और ये स्वनिर्धारित कर्तव्य मान लीजिए, लेकिन राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो एक बड़ा मकसद है। वो लोकतंत्र के लिए इस समय आशा की गंगा है और धीरे धीरे विश्वास की गंगा में बदलती जा रही है। सर तो ये हम तो उससे किसी प्रयास की तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, उनका जो प्रयास है उस प्रयास को अपने अपने स्तर पर सबको मजबूत करने की आवश्यकता है। आपने प्रारंभ में बात कही थी, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को आज चाहे अपनी गली में ही वो पदयात्रा करे, चाहे अपने मोहल्ले में करे, अपने गांव की बाकली में करे, पहाड़ों में बाकली कहते हैं, उसमें पदयात्रा करे, मगर उसको निकलना चाहिए, उसको पदयात्रा करनी चाहिए। जो भारत जोड़ो का संदेश है उस संदेश को हमको प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वही संदेश है जो आज़ादी के मूल्यों की रक्षा कर सकता है, जो संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है। वही संदेश है जो गांधी, नेहरू, अंबेडकर के भारत की संरचना को आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए इस समय जिसमें कांग्रेस का सत्व है, जिस व्यक्ति में, यदि उसकी भुजाएं नहीं फड़क रही हैं, उसके पाँव में कंपन पैदा नहीं हो रहा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो अपने साथ और अपने साथ लगे हुए सफिक्स के साथ, कांग्रेसमैन की जो पहचान उसके साथ लगी हुई है, न्याय नहीं कर रहा है। सर, भारत जोड़ो यात्रा की बात चल रही है, आपने कहा एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है पूरे नेशनल स्तर पर, खुद राहुल गांधी जो है उसका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन सर सत्ता पक्ष बार बार ये कह रही है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो नहीं, देश जोड़ो, भारत जोड़ो की बात नहीं बल्कि कांग्रेस को एकजुट करने की बात करनी चाहिए। ये बात सर राष्ट्रीय स्तर पर भी कही जा रही है और ये बात राज्य स्तर पर भी कही जा रही है बार बार कि कांग्रेस को खुद में एकजुट होने की जरूरत है। इसमें मेरा इसमें एक सवाल और जोड़ना है सर मुझे, कि भाजपा अमूमन ये बात बार बार कह रही है कि जिस राज्यों से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है वहाँ पर बीजेपी की तो स्थिति, आप 1-2 सीटें हैं, बहुत सारे राज्य हैं ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी का जनाधार भी नहीं है, वहाँ से यात्राओं को निकालना, वहाँ से निकलना कांग्रेस को क्या बल देगा? वहाँ कांग्रेस की स्थिति वहाँ पे कई जगहों पर बेहतर है और क्षेत्रीय दलों की तो है ही है। हमारे सामने लक्ष्य केवल भाजपा की सीटें कम करना या ज़्यादा नहीं है, हमारे सामने लक्ष्य उससे कई गुना बड़ा है। भारत और भारतीय संविधान, भारतीयता, स्वतंत्रता के मूल्य, मान्यताएं, गांधी, अंबेडकर, नेहरू का हिंदुस्तान, ये एक बड़ी अवधारणा है। उस अवधारणा की रक्षा के लिए हम ये यात्राओं को निकाल रहे हैं। हमें अच्छा लगता है जब भाजपा के लोग इस यात्रा पर टिप्पणी करते हैं, क्योंकि यदि वो टिप्पणी नहीं करेंगे तो हमको लगेगा कि शायद कहीं हमारी यात्रा में कोई और त्रुटि तो नहीं है, क्योंकि उनको बेचैन होना ही होना चाहिए। मगर एक बार जब भाजपा वालों से पूछ देना कि भाई यदि कांग्रेसी वास्तव में एक हो गए तो तुम्हारा क्या होगा? सर उसमें आपका जवाब क्या है सर? वो मैंने कहा ये आप जरा भाजपा वालों से पूछ देना, भाई तुम ये सवाल बार बार उठा रहे हो कि कांग्रेस पहले एक हो ले, है? तो यदि कांग्रेसी एक हो गए तो तुम्हारा क्या होगा कालिया? ये तो जरा पूछ लेना उनसे, है? वो समय आएगा जब, देखिए हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, थोड़ा मतभेद होते हैं कभी कभी, वो एक जो स्वीकार्य सीमा है दल के अंदर उससे परे चले जाते हैं, उसमें हम पार्टी के हितों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। मैं किसी एक व्यक्ति पर या उस पर नहीं कर रहा हूँ, उसमें मैं भी हूँ, दूसरे लोग भी हैं, उस लक्ष्मण रेखा का हम उल्लंघन कर देते हैं। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम दलीय हित की जो लक्ष्मण रेखा है उसका उल्लंघन न करें और उसके अंदर अपनी बात जरूर कहें। आखिर कांग्रेस के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक व्यक्तित्व भी तो है। यदि पार्टी उसके व्यक्तित्व की रक्षा नहीं कर रही है तो फिर पार्टी लोकतंत्र की रक्षा क्या करेगी? हम भाजपा जैसी पार्टी नहीं है जिसमें लिफाफा नागपुर से आता है और दिल्ली में खोल दिया जाता है, वो पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है। कांग्रेस तो वो है जिसमें वर्किंग कमेटी के आधे से ज़्यादा मेंबर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नामांकन करने के लिए जाते हैं और दूसरे दिन एक नौजवान कहता है नहीं मैं चुनौती दूंगा और
वो चुनौती देता है। चुनाव होते हैं, पूरी दुनिया देखती है, नई पीढ़ी भी देखती है कि कांग्रेस के अंदर संवैधानिक प्रक्रिया है चुनाव करवाने की, और चुनाव होता है और 1000 से ज़्यादा लोग उस नौजवान को चुनते हैं, उसको वोट देते हैं। तो ये कांग्रेस है, ये भाजपा नहीं है। भाजपा में कोई बता सकता है कि नड्डा के खिलाफ किसी ने कहा था मैं अध्यक्ष होऊंगा? उससे पहले राजनाथ सिंह कब अध्यक्ष बने, कब निवृत्त हो गए, किसी को मालूम है? या उससे पहले गडकरी साहब कब अध्यक्ष थे, कब निवृत्त हो गए, किसी को मालूम है? कांग्रेस के अंदर लोगों को मालूम है कब कांग्रेस का कौन व्यक्ति अध्यक्ष बना। ये कांग्रेस के लोकतांत्रिक स्वभाव का परिणाम है। और भाजपा को तो वो तो लोकतंत्र का फायदा उठाने वाले, जिस तरीके से बिल्ली होती है ना, होशियार बिल्ली जो है, वो जो है होशियार बिल्ली है। सर मुख्य रूप से देखें तो आपका जो बयान होता है हमेशा, चाहे वो सोशल मीडिया डाला जाए, फिर जो बयान आपके सामने आता है उसके कई मतलब निकाले जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय अगर देखें, तमाम आपके बयान ऐसे आए जो खुद कांग्रेस के नेताओं के लिए रहे हैं। जिस तरह से भी कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि कुछ जनजात मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, तो किसके नहीं, मंत्री बनना चाहते नहीं है। कुछ लोग हैं कांग्रेस संगठन में, ऐसे लोग हमारे हेडक्वार्टर में हैं जो लोग मुख्यमंत्री बनाने में सिद्धहस्त हैं, उनकी महारत है इसमें। और ऐसे करीब 1 दर्जन लोग हैं जिनका काम है कि वो सुबह से शाम तक मुख्यमंत्री बनाते और बिगाड़ते ही हैं। आपका इशारा किसकी तरफ है सर? ये मतलब कौन हो सकते हैं वो लोग? लोग समझ जाएंगे, लोग जानते हैं। कुछ चीज़ें इशारों में भी कहनी पड़ती हैं। सर अभी हाल ही में मैं देख रहा हूँ कि ऐसे लोगों ने बहुत सारी हमारे होनहार लोगों को, जो आज हमारे पार्टी का नेतृत्व कर रहे होते, उन लोगों को ऐसी स्थिति में ला दिया कि वो पार्टी से बाहर चले गए, कुछ लोग कुछ दूसरी जगह चले गए। तो ये कुछ लोग जो है महत्वाकांक्षाएं पैदा करके उसकी खेती करते हैं, उसके जरिए अपनी राजनीति की फसल बोने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को देखो, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो तय पार्टी के अंदर पार्टी हाईकमांड करता है। तो हमको अपना कर्तव्य करने दिया जाए। यदि हम जो काम हमको सौंपा जा रहा है, हम उस काम को निष्ठा के साथ पूरा करेंगे तो हमको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि पार्टी पुरस्कार देती है। मुझे 2002 में नहीं मिल पाया अवसर, लेकिन पार्टी ने जो है, जैसे पार्टी को मौका मिला तो 2014 में, चाहे आकस्मिक स्थिति में सही, मुझको बुला करके कहा कि आप मुख्यमंत्री पद संभालिए। तो आपको लगता है कि वो लोग, आपका इशारा ये है कि अभी भी देहरादून मुख्यालय में, कांग्रेस के भवन में वो लोग आज भी बैठे हुए हैं या बड़े पदों पर बैठे हुए हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं? ऐसी आत्माएं जो है चिपकना बहुत जानती हैं। अच्छा सर, अभी करण मारा ने कहा, हम स्टेट की बात कर लेते हैं। करण मारा ने ये कहा कि बीजेपी ने कुछ ऐसे स्लीपर सेल कांग्रेस में भेजे हुए हैं जो कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं, और 1-2 नहीं, उन्होंने इसकी संख्या सैकड़ों में बताई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में कई ऐसे लोग आ गए हैं जो कमजोर करने में लगे हुए हैं कांग्रेस को। आपको भी लगता है, आपका अनुभव उत्तराखंड में बड़ा लंबा रहा है राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ, कि मौजूदा समय में ये हालात हैं कांग्रेस के, इसीलिए कमजोर हो रही है कांग्रेस? चरित्र हत्या। पिछले दिनों एक वाकया हुआ था, बहुत पहले। उसमें भाजपा को टिप्स देने का काम, आइडिया देने का काम कांग्रेस के कुछ सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स कर रहे थे। जी। तो कुछ लोग जो है, जाने अनजाने में, आदमी को सोशल मीडिया में स्वतंत्रता है, अपनी बात आप कहिए, लेकिन एक रेखा खींचनी पड़ती है। हरीश रावत कोई बात कह रहा है तो उस पर टिप्पणी करने के लिए आदमी को पहले हरीश रावत ने जितना समय दिया है उसका दशांश तो पार्टी की सेवा में देना पड़ेगा ना। जो व्यक्ति आ रहा है एकदम से, वो हरीश रावत
ने क्या कहा उसको चुनौती देगा तो कैसे काम चलेगा। अब मैं देख रहा था कुछ लोगों ने, मैंने एक समाचार छपा कि उत्तराखंड में ऋषिकेश में G20 के 2 इवेंट्स होंगे। मुझे मालूम है कि योगा के लिए आमंत्रण दिया गया है, तो अब मैं G20 के इवेंट्स का विरोध तो कर नहीं सकता, मगर केवल योगा नहीं, योगा से बियॉन्ड जो राजनीतिक आर्थिक दूसरे सवालों पर G20 का मंथन होगा, नेता बैठेंगे, यदि उसके लिए आप ऋषिकेश का चयन हो रहा है तो हमें खुशी है। और यदि केवल योगा करने आ रहे हैं तो हम तो पहले से अंतर्राष्ट्रीय नगरी हैं योगा की जो है। तो मैंने अपने तरीके से ट्वीट किया और उसमें ये कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी, अच्छा लगता है जब आप राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चहलकदमी करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन कभी हमारी सड़कों पे भी चहलकदमी कर दीजिए ना, जहाँ गड्ढे ही गड्ढे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज की सरकार के हालात पर इससे बड़ा और कोई व्यंग नहीं हो सकता है, मगर जिनको कांग्रेस में आए हुए 4 दिन नहीं हुए हैं वो उस पर टिप्पणी करते हैं। तो हरीश रावत अपने स्टेचर के अनुसार बात करेगा ना, मैं तू मैं पर थोड़ी आ सकता हूँ, मैं अपनी सोच के अनुसार कर सकता हूँ। अब मैंने एक ट्वीट करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को मजबूर कर दिया है कि अब उनको यदि ऋषिकेश में करना है तो कोई न कोई सोशियो पॉलिटिकल इशू पर इंटरनेशनल महत्व के कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। तो अपने तरीके से चीज़ों को देखने और समझने की ज़रूरत है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, मगर मैं नहीं समझता कि ऐसी संख्या कोई बड़ी है और बड़े संगठित ये लोग हैं, मगर आइसोलेटेड हैं, मगर कभी कभी नुकसान पहुंचा देते हैं। उससे मीडिया को और दूसरों को ये सवाल पूछने का मौका मिलता है कि आपके अंदर ये क्या हो रहा है।